अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपना पहला विफाकी बजट पेश कर दिया है और कल पंजाब का बजट पेश किया जाना है, लेकिन ताहाल वजीर खजाना का नाम फाइनल नहीं हो सका है, जिसकी बुनियादी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुबैना इख्तिलाफात की खबरें हैं। उधर तहरीक इंसाफ में भी अपोजिशन लीडर पंजाब के मामले पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इसकी सदारत चौधरी परवेज इलाही ने की, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके साथ और पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कोने में बैठी दिखाई दी। क्या ये पीटीआई और काफ लीग के ताल्लुक में बेहतरी की जानिब कदम है या इससे बढ़कर कोई और कदम है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर इत्तेहादी हुकूमत अगस्त 2023 तक बरकरार रहती है तो अगले जून में एक और बजट देना होगा, मगर इमरान खान को ये लगता है कि इस बजट के डेढ़ महीने के बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी और अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ मीडिया पर्सन से मुलाकात की है। इन टीवी एंकर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस बजट से ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने डेढ़ महीने में जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि ताकतवर हल्के भी इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं और बात इंतखाबात की जानिब जा सकती है, जिसे उन्होंने मसाइल का वाहिद हल करार दिया है। इमरान खान को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे मेहमानों में एक मेहमान ऐसी मौजूद हैं, फरिया इदरीस साहिबा, जो गुज़िश्ता रोज़ की इस मुलाकात का हिस्सा थी। इसके अलावा ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ ने भी अपनी जमात के रहनुमाओं को अक्टूबर के आसपास इलेक्शन की तैयारी का कह दिया है, लेकिन खबर के मुताबिक इससे पहले कुछ माशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत हद तक इम्कान है कि 17 जुलाई को होने वाले 20 पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके बाद जो जनरल इलेक्शन होगा वो वाजे करेगा कि आया ये कब होना है, वक्त कौन सा मौजू रहेगा। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर इलेक्शन जिस पर सबका इतना फोकस है, उसके इम्कानात कितने हैं उन उम्मीदों के मुताबिक जो जल्द अज जल्द पे बांधी जा रही हैं, और क्या जो मौजूदा हुकूमत माशी फैसले ले रही है, जो बोझ इन माशी फैसलों के साथ आ रहा है, जो पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी है, ये इत्तेहादी हुकूमत उसके लिए भी तैयार है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कल पंजाब का बजट पेश होना है और विफाकी बजट के बाद पीटीआई को ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने बोझ से गिरने को है और इलेक्शन जल्द होंगे। इम्कानात क्या रहेंगे? मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ बिलाल कियानी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं, सीनियर एंकर और तज्जियाकार फरिया इदरीस साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी कितनी हीट हुकूमत को दे सकती है। मगर सबसे पहले बिलाल कियानी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। पंजाब में कल बजट देना है, वफाक में तो इत्तेहादी हुकूमत ने दे लिया है। पंजाब में तय हो गया कि बजट कौन पेश करेगा, वजीर खजाना कौन है पंजाब में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल बजट जैसे कि आप फरमा रही हैं पेश होगा। कौन पेश करेगा, चलें इसका तो तयन हो जाएगा, बट बुनियादी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह जिस तरह वफाक के अंदर बजट एक पेश किया गया है, मुश्किल हालात के बावजूद एक प्रो ग्रोथ और प्रो पुअर बजट, जिसके अंदर अवामी जो तरजीहात हैं उनको सबसे आगे रखा गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन भी है, खसारे कम भी किए जा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ 5% ग्रोथ भी टारगेट की जा रही है। और उससे ज़्यादा ये कि जो आवाम को और ख़ास तौर पर जो आपके कमज़ोर तबकात हैं उनको रिलीफ जो फराम करना है, उसके लिए रकूम मुख्तस भी की गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 124 अरब का के एलोकेशन का इजाफा किया गया है। इसी तरह सस्ते हमने देखा है कि एक ऐसी स्कीम भी आई है जिसमें 40,000 रुपये से जो कम आमदन वाले घराने हैं उनको वो एक नंबर 786 पे टैक्स करके 2,000 रुपये माहाना वसूल कर सकेंगे। और दीगर और स्कीम्स हैं, मैं उनकी तफसीलात में जा सकता हूँ। मगर पंजाब में भी जो आपने बात की, जो कल बजट होगा उसका भी इसी तरह ही आप देखेंगे एक थीम होगी कि जिसके अंदर हमने जो कलामी की माजरत थीम तो हम तब देखेंगे जब बजट आएगा, क्योंकि अभी तो विफाकी बजट पर एतराज हो रहा है। सर, सवाल यह है कि क्यों नहीं अब तक वजीर खजाना का तय हो सका, ताखीर की वजह, और अगर वजीर खजाना ही नहीं है तो ये बजट कौन तय कर रहा है, ये बजट कौन बना रहा है? पंजाब मुल्क की आबादी का निस्फ से ज्यादा है, इसका बजट कौन बना रहा है जहां वजीर खजाना का अब तक तय नहीं हो सका? जी, एक मुआशी टीम है, कोalition पार्टनर्स हैं, पूरी एक काबीना पंजाब में मौजूद है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही के अंदर ये बजट बन रहा है
आपकी पूरी एक ब्यूरोक्रेसी और एक वो फाइनेंस डिवीज़न है जिस तरह के वफाक में होती है, तो उन सब के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत के साथ और जो अभी वफाकी बजट पेश किया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि उसके अंदर जैसे कि आपने देखा 7,000 अरब के टैक्स का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 4100 अरब सूबों में जाते हैं और उसमें से मैंने NFC के अवार्ड के मुताबिक देखा है तो 21 अरब गालिबन मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक बनते हैं जो उनके पास मौजूद होंगे, जो वफाक से आएंगे। उसके अलावा जो वो अपने रेवेन्यूज रेज करेगा खुद सूबे वो अलहदा होंगे, तो तकरीबन आउटले जो खबरों में आ रहा है, अगेन मुझे फ्रैंकली मैं दावा नहीं करूंगा कि ऑफिशियल फिगर्स मौजूद हैं, मगर मैंने भी जो कुछ मीडिया रिपोर्ट से देखा है तकरीबन 2,850 अरब का होगा बजट, और जिसमें से पंजाब का बजट जिसमें से तकरीबन 680 अरब के करीब जो है एक्सपेक्टेड है कि डेवलपमेंट बजट होगा, और 200 अरब उसमें से जो मैंने देखा ही अभी तक, अगेन कल नंबर्स हमारे सामने वाजे होंगे, लग रहा है कि मुख्तस शायद हों तकरीबन इतने जो घी, आटा और चीनी की सब्सिडीज और दीगर जो अवामी रिलीफ पैकेज वज़ीर खजाना नून लीग से ही होगा या पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है, बट इसलिए मैंने कहा कि उसका तर्ज वही होगा जो वफाक। देखें ये बातें कबल अज़ वक्त है, जो भी होंगे कबल अज़ वक्त कैसे है, 24 घंटे में आप बजट देने जा रहे हैं। मुज्तबा शुजाउर रहमान से अवैस लगारी का नाम हमने सुना और उसके बाद वो नाम भी आप कह रहे हैं फाइनल नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी इसी बात पे कबल अज़ वक्त इस हवाले से, हाँ जी कबल अज़ वक्त से मुराद ये है कि मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ। दिस इज द ऑनेस्ट आंसर जी। ये हमारी जमात और हमारी जमात की लीडरशिप और कोalition पार्टीज के साथ लीडरशिप आपस में मुशावरत करके ये फैसला कर रही है। सर बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, आपके साथ इत्तेहादी हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, और जो PTI है वहाँ भी इत्तेहादी हैं और उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। मुसरत साहिबा, आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? अपोजिशन लीडर का फैसला नहीं हो पा रहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, उस पर भी आपकी जमात नाराज है। ये आप लोगों को पता है इत्तेहादी मसले करते हैं फिर भी आप इत्तेहादी जोड़ के रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमारे यहाँ कोई मसला इसलिए नहीं है कि हमारा अपोजिशन लीडर वही होगा जो इंशाल्लाह सबके मुशावरत के साथ जो हमारे चेयरमैन अनाउंस कर देंगे, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। असल परेशानी वाली बात मेरे और आपके लिए ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 60% पाकिस्तान जो 11 से 12 करोड़ का सूबा है, आज उस मुल्क के अंदर जब गंदम प्रिक्योर करने का टाइम था तो कोई फूड मिनिस्टर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था। आज बजट पेश करना है तो मेरे भाई जो एक्सक्यूज़ दे रहे ज़ाहिर है उन्होंने तो ये फैसला नहीं करना, उनकी तरफ से यही एक्सक्यूज़ बनती है, लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया, वक्त ने साबित कर दिया, इनको एक्सपोज कर दिया कि ये जो करप्ट टोला है ये नाअहल तरीन लोग हैं। इनसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट टोला हो नहीं सकता, जिनका सिर्फ और सिर्फ जो एजेंडा था ना इस मुल्क की आवाम, ना इस मुल्क की बेटरमेंट, ना महंगाई, ना बिजली, कोई मसाइल, जो इन्होंने आके 1.5 माह के अरसे के दौरान जिस तरह से कीमतें बढ़ाई, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क में अनारकी फैलाई, इंतशार फैलाया, इनका क्रिमिनल मिनिस्टर, क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर, क्रिमिनल CM एंड क्रिमिनल द मोस्ट क्रिमिनल वांटेड आपके इंटीरियर मिनिस्टर। जी सुन लेना जी, इन्होंने देखे इस मुल्क की ये ट्रेजेडी, ये मनाजिर हमने अपनी जिंदगी में देखने थे, जो आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि ये तारीख का वो बदतरीन दौर है कि जिसमें जिनको बिहाइंड द बार होना चाहिए वो ऐवानों में बैठे हैं और फिर पेशियां भुगत रहे, और हमारे ऊपर जो पाकिस्तान के कानून के ताबे लोग हैं, जो इस मुल्क की पढ़ी लिखी शरीफ कम्युनिटी है, जिन्होंने इस मुल्क को किसी न किसी कैपेसिटी में सर्व किया है, टैक्स पेयर है, हमारे खिलाफ सुबह उठने के साथ गुड मॉर्निंग और न्यूज़पेपर के साथ एक नई ताजा तरीन FIR भी होती है, और वो होती भी क्या है, दहशतगर्दी की। आपसे एग्री करूंगी, हमारी सियासी जुमात सीखने को राजी नहीं है इस बात को। सुन लेना आयशा, मैंने कल 4 मुख्तलिफ पेशियों में डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर अपनी जमानतों के लिए जाना है। हम इनको और 22 करोड़ अवाम इनको इस अनारकी, इस बर्बरियत, इस फस्तायत के लिए तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूटने का सिर्फ जिनको पता है, इन्होंने देखे बर्बाद करके रख दिया मेरा हंसता बसता मुल्क। इस मुल्क की चलती इकोनॉमी को इन्होंने रिवर्स गियर लगाया। और ठीक है, अब मेरे सवाल पर आ जाएं, PTI का मैं पहले आपसे पूछ लूं, इनसे इनका पूछूंगी, आपसे आपका पूछ लूं। PTI का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में उस्मान बुज़दार हो सकते हैं?
देखें, ये वाला क्वेश्चन इसलिए मेरे से नहीं बनता क्योंकि मेरा ये फैसला करने की मेरी प्रोरैगेटिव नहीं है, वो हमारे चेयरमैन ने करना है और वो कोई भी। अच्छा चले मेरी बात सुने, वो लीडर ने करना है, एक तरफ रखे। नहीं, आप सवाल ले लेना, ये भी हो सकते हैं। सर आप मुशर्रत साहिबा सवाल ले लें कि आप पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था, आपकी जमात के अंदर वाइब्स क्या है? आप लोग अपने आप को जमहूरी जमातें कहते हैं ना, पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं, तो ऊपर से थोड़ी आएगा। आप यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, 160 150 से ज्यादा लोग हैं मेंबर पंजाब असेंबली, किसके हक में ज्यादा लोगों की राय है? वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपने 4.25 साल वसीम अकरम प्लस बनाया, अब वो अपोजिशन लीडर बनने का हक भी नहीं रखते क्या असेंबली में? ये किसने कह दिया कि वो हक नहीं रखते? मैंने अर्ज किया है, ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं आयशा, वो सब हक रखते हैं और ये वाहिद ऐसी जमहूरी जमात है। अब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमारे यहाँ की जो जितनी सीनियर टॉप लीडरशिप है उनके ऊपर ये छोड़ा है, इनकी आपस में मुशावरत जारी है, ये कंसेंसस के साथ। देखिए, चेयरमैन का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ आयशा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो भी नाम आएगा, उसमें फिर अगर किसी एक सर्टन, आपको पता है किस सियासी जमात के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नाम आएगा, ये कोई नया ओहदा निकाला है? तो इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बेशक अवाम जिसको चुने वो प्राइम मिनिस्टर है, नेक्स्ट भी है। ये मुशर्रत साहिबा दाद दूंगी मैं आपको अब इसके लिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उसमें जो है आयशा, उसमें पहले हम लोग आपस में भी मुशावरत कर रहे हैं, उसमें फिर 1-2 नाम, बल्कि कुछ नामों के ऊपर गौर भी हुआ है, वो फिर उसके बाद अगला जाहिर है। कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब की ग्रुपिंग हुई है, लोग खफा हैं कि वहां से हो या यहाँ से हो। आयशा सुनो तो, सुनाइए। देखो, ये हमेशा रहता है, ये एक सियासी प्रोसेस है। मुझे ये बताएं, चले अच्छी बात है, मैं भी कह रही हूँ सियासी प्रोसेस है, अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट किया, तो आप बताएं कि दो मुकाबला किन दो के दरमियान है? हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मुकाबला किन 2-3 के दरमियान है? मिनिस्टर्स को एड्रेस करेंगे। सुनो तो, जब उनकी तरफ से नाम आएगा तो उसमें फिर बाकी जिनको हल्के फुल्के से तहफुजात होंगे, कि जाहिर है देखो जनूबी पंजाब चाहेगा हमारी तरफ से हो, अब चूंकि उधर से काफी टाइम के लिए 3.5 साल सीएम साहब थे, तो शायद इधर वालों का भी ये हक बनता है, वोट चाहते हैं, और ये जायज ख्वाहिशें होती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को माइंड नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह जो भी आएगा नाम कंसेंसस के साथ होगा, जिसपे सबको पहले राजी किया जाएगा, फिर अनाउंसमेंट की जाएगी। टोटली एग्रीड के चीफ मिनिस्टर रहे 3.5-4 साल जनूबी पंजाब से, तो अब वस्ती पंजाब का हक बनता है, तो अपोजिशन लीडर वहां से आना चाहिए। फरिया इदरीस साहिबा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप गुज़िश्ता रोज एक मुलाकात रही प्राइम मिनिस्टर साहब की, आपने भी उसको ज्वाइन किया, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की, और मुशर्रत साहिबा के लिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहां पर जो बातें उस पर आने से पहले जरा जो पंजाब में हो रहा है, परवेज इलाही साहब ने पंजाब की ऑपोजिशन की सियासत इस वक्त उनके नीचे हो रही है। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत की है, पीटीआई के अंदर उसको लेकर कुछ खफगी भी रिपोर्ट हो रही थी कि पीटीआई नजरियाती और पीटीआई परवेज इलाही ग्रुप में पीटीआई तकसीम हो रही है। परवेज इलाही साहब, पीटीआई की सियासत के लिए आपकी नजर में इस वक्त कितने अहम हैं? आयशा, आपके बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप करी थी मुशर्रत साहिबा से। जो पीटीआई की सियासत पंजाब में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो अपने ही नैरेटिव का विक्टिम रही है। आप अभी उस्मान बुज़दार साहब के बारे में पूछ रही थी, तो मेरा भी एक सवाल मुशर्रत साहिबा से जरूर है कि जिस दिन हकीकी आज़ादी के लिए सबसे बड़ा एक मार्च हुआ था, उस दिन किधर थे उस्मान बुज़दार साहब? हमने काफी तलाश करने की कोशिश की, बल्कि हमने ही नहीं, इनको शायद अच्छी तरीके से पता होगा मुशर्रत साहिबा को कि जो उनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ पे बहुत लोगों ने ये सवाल किए कि बहुत मुस्कुरा रही हैं मुशर्रत साहिबा आपके इस सवाल पे, शायद वो भी तलाश करती रही हो। मुझे पता चला कि जो सरताज गुल साहिबा है, उन्होंने बड़ा पुरजोर किस्म की इमोशनल तकरीर की, और उन्हें बताया कि किस तरह वो और उनके जो लोग थे, वो एक खातून होते हुए भी शेलिंग खाती रही, पिटाई करवाती रही, उनके 7 लोग थे, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब कहीं पर नहीं पता चल रहा था। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर कोर कमेटी की मीटिंग में ये बताया कि जिन साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे उन लोगों को जो कोप किया गया, वो उस्मान बुज़दार साहब के लगाए हुए थे, उन्हीं की एहसानमंद हो रही थी पीटीआई भी, और खासतौर पर सरताज गुल साहिबा और मीटिंग में। तो ये तो कुछ हमें पता है, मुशर्रत साहिबा को तो कुछ ज्यादा पता होगा, तो ये तो पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि उस दिन उस्मान बुज़दार साहब को कोई बता दे कि वो थे किधर। अब अगर वो दोबारा नमूदार होना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ पर वो अपोजिशन लीडर के तौर पर आएंगे, तो पहले अपनी पार्टी कम से कम कोर कमेटी का रिएक्शन जरूर मैं जानना चाहूंगी कि क्या होगा। क्योंकि आप जितने भी, ठीक है लीडर के फैसले होते हैं,
लेकिन उसके साथ साथ आपको दीगर मामला को भी देखना होता है। तो मेरा ख्याल से तो ये एक क्वेश्चन है जिसका तो जवाब मैं नहीं चाहूंगी, इनकी पीटीआई के मेंबर्स ही हमसे कहते हैं कि हमें जरा पूछ के बता दें कि किधर थे उस दिन उस्मान बुज़दार साहब। बल्कि आप देखिए जब से तमाम मामला हुआ है, ये एक अलमिया है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे पिछले 3.5 साल तक रहे हैं, उनको तो फोरफ्रंट पे होना चाहिए था। सबसे ज्यादा मसला ही पंजाब से हुआ है लोगों को लेकर आने का, सबसे ज्यादा मसला ही वहाँ पर जो धड़ेबंदियों का हुआ है वो पंजाब में है। ये बात तो खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि रीजन जो था। वैसे फरिया साहब कता कलामी की माजरत ये इमरान खान साहब ने क्या इसके ऊपर कोई कमेंट किया? क्योंकि वो हमेशा बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए फ्रंट लाइन पर सबसे आगे रहते थे। वो मासूम हैं, वो सादा हैं, उनको बात पहुंचानी नहीं आती, कहनी नहीं आती। क्या अब ये लॉन्ग मार्च के दौरान जब वो गायब हुए या ना मिल पाए उनको या इस्तकबाल करने को मौजूद ना थे, तो कहीं उन्होंने कमेंट किया कि बुज़दार साहब काहे को कहीं इधर उधर हो गए उस दौरान? अच्छा, कल वाली मीटिंग में मैंने जूम पे ज्वाइन किया था, उसमें तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कोई बात नहीं हुई। उसमें मोस्टली बजट की बात हुई थी और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि दोबारा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जो सबसे अहम बात उन्होंने की वो ये कि खान साहब का ख्याल ये है, ये बजट देखकर उनको ये लग रहा है कि ये हुकूमत सीरियस नहीं है पूरा साल तक हुकूमत लेके जाने के लिए, और इसके बाद एक मिनी बजट जरूर आएगा। और उनका ख्याल ये है कि मिनी बजट शायद इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू आएगा जो सख्त पैसे मजीद करने हैं। इस बात को तकलीफ मिलती है। आज मैं आपको पता है इस वक्त मैं बरतानिया में मौजूद हूँ, वहाँ की जितनी पाकिस्तान से हवाले से आज खबरें आई हैं और तीनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता देती हूँ, एक जो गार्डियन यहाँ का जो मेन ब्रॉडशीट है उसकी बड़ी अहम खबर उन्होंने लिखा है सीएम फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा उन्हें नजर आ रहा है। इस हुकूमत के कुछ ऐसे इकदाम हैं खासतौर पर सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, उनको लगता है कि जो अपनी पावर है वो दिए चले जा रहे हैं दूसरी तरफ, और सिविल सुप्रीमेसी को शदीद खतरा नजर आ रहा है गार्डियन को। फिर उन्होंने बजट की ही एक आफ्टर स्टोरी की है कि पाकिस्तान गारमेंट वर्कर्स लेफ्ट स्टार्विंग आफ्टर मिसगाइडेड कोलैप्स की, उस इंडस्ट्री के हवाले से है। फिर जो एक बड़ी अहम खबर है आयशा, वो रॉयटर्स में है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टोरी, वो ये कह रही है कि IMF को अभी भी कंसर्न है पाकिस्तान के बजट के हवाले से। यानी तमाम कोशिशों के बावजूद IMF खुश नहीं हुआ है इस हुकूमत से। वेरी वैलिड। और फरिया यही खबर आज पाकिस्तान के भी तमाम अखबारों में है कि ये IMF इस जो बजट आया है इससे मुतमईन नहीं, और वो जो आप मिनी बजट और बात करी वो रहेगा। लेकिन पंजाब में बजट आना है, आपके बिल में है कि पंजाब एक बड़ा सूबा है और इसके बजट के लिए इजलास, वजीर खजाना, ये सब कुछ इस वक्त एक उस कंडीशन में है कि खुद परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि सवालिया निशान है इस इजलास पर, और वो कह रहे हैं कि पुलिस चला रही है पूरा निज़ाम। आपके ख्याल में पंजाब में PTI की सियासत परवेज इलाही साहब कितना जरूरी है PTI के लिए, और जो PTI चाह रही है क्या परवेज इलाही साहब उन्हें डिलीवर कर देंगे? जो परवेज इलाही साहब अपने लिए चाह रहे हैं वो PTI से ले लेंगे? देखिए, परवेज इलाही साहब इस वक्त एक आप समझ सकते हैं कि ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे PTI मेरा नहीं ख्याल कुछ दे विल लूज समथिंग। परवेज इलाही साहब की सूरत में वो एक सीनियर सियासतदान है, जीरक सियासतदान है। एज चीफ मिनिस्टर उनका जो रिकॉर्ड है वो उस्मान बुज़दार साहब से बहुत बेहतर है, ये एक तल्ख हकीकत है। उसके अलावा और बहुत सारे मामला में मुश्किल वक्त में वो साथ भी खड़े हुए हैं। खासतौर पर ये मोनिस इलाही साहब का डिसीजन था कि वो साथ खड़े होंगे। हम देख रहे हैं मोनिस इलाही साहब के मुकदमे भी एक्टिव हो गए हैं, अभी उनकी मैं देखी थी जो स्टेटमेंट आ रही है, तो प्रेशर भी वो बर्दाश्त किए हुए हैं। मसला PTI का ये है कि उन्होंने पिछले 3.5 साल में जब वो हुकूमत में थे, जहाँ जहाँ से वो कर सकती थी उनकी पार्टी, वो नहीं हुई। कुछ तो बाय डिफॉल्ट हो गया। मसलन गवर्नर उनके साथ नहीं है, जो कि तंजीम साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। फॉर्मर गवर्नर की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरीके से अलीम खान साहब चले गए पार्टी से। जो मेन फोर्सेस थी जो पंजाब की तंजीम साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती थी, वो तो वहाँ पे नहीं है। तो पार्टी इज ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग ओवर देयर। बहुत सारी धड़ेबंदियां वहाँ पे पहले ही थी जिनकी वजह से बाय डिफॉल्ट उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर रखा। तो वो धड़ेबंदी मजीद आपको नजर आ रही है। ठीक है फरिया साहब, आपने बड़ा अहम सवाल उठा दिया है कि पंजाब में PTI को अपनी तंजीम साजी या फिर जमात को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने में सख्त मुश्किलात हैं, और वहां पर जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो किस तरीके से मैनेज होंगे, इस तरफ आएंगे। लेकिन बिलाल कियानी साहब मुस्लिम लीग नून से, ये मोनिस इलाही का भी जिक्र हो गया। मोनिस इलाही साहब जो भी गुफ्तगू कर रहे थे वो ये कह रहे थे मुझसे कहा गया आपसे गलती हो गई, वापस आ जाए, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है।
बिलाल कियानी साहब, क्या कल का इजलास खुद आपकी हुकूमत को पंजाब में मुश्किल लग रहा है एक स्मूथ तरीके से, क्योंकि वफाक में आपने बजट इजलास किया, इतना खामोश बजट इजलास वैसे हमने नहीं आज तक देखा था। पंजाब में आप स्मूथ तरीके से इजलास कर लेंगे, बजट पेश कर देंगे, या इजलास करना, बजट पेश करना ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा कल? जी आयशा साहब, मुझे ज़रा मेरी गुजारिश होगी, चूँकि मुसर्रत साहिबा ने भी कुछ पॉइंट्स रेस किए, तो वेरी क्विकली मैं उनको भी ज़रा एड्रेस करना चाहूँगा। देखें, वफाक में तो इसलिए आप सही कह रही हैं, बड़े सुकून से बजट वहाँ पे पेश हुआ। उसकी वजह खुद ही पीटीआई के पहले भी बतीरा रहा है कि ये भाग जाते हैं इस तरह असम्बलियों से और फिर गेट टापने की कोशिश करते रहे उसके बाद। तो ये तो इनकी अपनी एक जमहूरियत की जो कदर है, अब वो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के दरमियान भी देखी कि इनके सामने तो यह आइन जो है कागज़ का टुकड़ा ही है, और वो भी शायद मुश्किल से। बट एनी हाउ, मुसर्रत साहिबा ने बात की, और मैं यकीन करें मतलब कि अब मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरी बड़ी बहन है, कि ये घिसा पिटा जो चोर लुटेरे ये वाला जो है ना, मतलब कि रद्द हो गया माजरत के साथ। अब वो अमरीकी साजिश का भी 3 हफ्ते के लिए शायद चला था इनका, वो भी रद्द हो गया। तो वरना फिर बातें बहुत सारी हैं करने को, कि फरा गोगी भी है, तोशा खाना भी है, इमरान खान साहब की घड़ियाँ, मतलब कि बेतहाशा चीज़ें, मालम जब्बा, आटा चीनी चोरी, ये सब करते रहे माशाल्लाह इन सब ने। वैसे आजकल आप लोग भी इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, नून लीग भी। अब ये ना ही जाए तो इनकी बेहतरी है और इनकी जमात की बेहतरी है। चीज अल्टीमेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती। हम देखिए, गुजारिश है, मैं अभी तो आपने मुझे इस शो पे बुलाया ना, तो अब हमने बजट पे बात की, बट उनकी पार्टी का एक ये वतीरा बन गया है कि अभी भी इमरान खान साहब जब कंटेनर पे फिर से चढ़े तो अपनी 4 साल की कारकर्दगी की बात नहीं करते। उनको अभी भी डोनाल्ड लू, अमरीकी साजिश और यही घिसे पिटे टॉकिंग पॉइंट्स याद हैं, चूंकि 4 साल की कारकर्दगी की हकीकत ये है कि जो पाकिस्तानी 2018 में 15,000 रुपए का राशन डाल सकता था, वो इनके जाते वक्त 30,000 रुपए का वो राशन नहीं डाल सकता था। जो शख्स एक गांव में बैठा हुआ या किसी मोहल्ले में बैठा हुआ 800 रुपए का बिजली का बिल दे के 2018 में एक कमरे में कम से कम 1-2 बल्ब लगा के, पंखा लगा के अपने पूरे खानदान को वहां बिठा सकता था, वो आज 2,500-3,000 रुपए दे के भी नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि जो कर्जे इन्होंने तकरीबन 20,000 अरब के 4 सालों में बढ़ाए हैं, जो पहले 25,000 अरब थे, कुल 71 सालों में वो उन्होंने 45,000 अरब के करीब कर दिया। फिर शौकत तरीन साहब आके कल कहते हैं नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 80% बढ़े, 80% नहीं बढ़े, सिर्फ 76% बढ़े। हकीकत यह, मिफ्ता साहब एक राउंडेड फिगर कहते हैं, मगर स्टेट बैंक के अगर आप फिगर देंगे तो वो 76 नहीं है, अगर बहुत ही एक्यूरेट होने की कोशिश करें तो वो भी 78% है। तो ये हकीकत है, और दिखाने के लिए इनके पास एक ईंट नहीं है। अब मैं 1-2 बातें जरा करना चाहूंगा वफाकी बजट के बारे में, चूंकि फरिया इदरीस साहिबा ने भी उस पर मेंशन किया है और इसमें IMF का भी जिक्र आया। देखें, बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर इस कोalition गवर्नमेंट ने हुकूमत का चार्ज संभाला, और ये मुश्किल हालात सर, एक तो ये बस कर दें आवाम को बेवकूफ बनाना, यही मैं कहने लगी थी कि आपने अपनी मर्जी से इन हालात को चूज किया कि आप लोग बेहतर हैं उनसे। सो ये कहना कि मुश्किल हालात में ये महंगाई बढ़ गई, दिस इज योर चॉइस। नहीं, मुझे जी मैं आपसे वही बात कर रहा हूं। मैं नहीं, हमने बिल्कुल देखिए हमारे PMLN के लिए और कोalition गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान काम यह था कि एक दफा इमरान खान साहब का नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, वो हट गए तो हम फॉरेन इलेक्शन कॉल कर देते और ये जो मुश्किल फैसले थे या कि इंटरिम गवर्नमेंट को करने देते, मगर हम एट पॉलिटिकल कॉस्ट हमने ये समझा कि इन हालात के अंदर जरूरी था कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही आके इन हालात में मामलात को संभाल सकती थी। डिफॉल्ट का वर्ड, दिवालिया होने का जो वर्ड है, हम जानबूझ के नहीं यूज करते रहे ताकि अलार्म ना क्रिएट करें, मगर श्रीलंका की बातें शुरू हो गई थी क्योंकि इस हुकूमत ने 2000 जो पिछले साल के दिसंबर में IMF के साथ जो खुद मुआहदा किया हुआ था उसके खिलाफ गए मार्च में, जब इनको नजर आ गया कि हुकूमत जा रही है, और खुद एक क्राइसिस क्रिएट करके गए जिसके अंदर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिटिकल लेवल पे चले गए, और ये इनका यह था कि हम नहीं रहेंगे तो हर चीज को आग लगा के जाएंगे कि अगले आके संभालें। मगर उसके बावजूद हम आए हैं, मुश्किल फैसले वजीर आजम साहब ने लिए हैं, और इसके अंदर मैं मीडिया को और ओपिनियन मेकर्स को दाद दूंगा कि इन्होंने उन मुश्किल फैसलों को पॉलिटिसाइज नहीं किया। अब भी आपने देखा है कि एक बजट है जिसके अंदर जो ये खसारा 5,000 अरब का इस साल तकरीबन होगा, उसको हम सुकड़ के तकरीबन 3700 अरब पिला रहे हैं, 1300 अरब की इंप्रूवमेंट लाएंगे। मगर उसके बावजूद आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम्स में, टारगेटेड सब्सिडीज में आप इजाफा देखेंगे, सैलरी क्लास के लिए टैक्सेस में रिलीफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 15% सैलरी में इजाफा है, अगर ये काम नहीं होते तो बाकी सब बातें बेफायदा है। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा, अभी तो नहीं पता था, लेकिन आपको बता दें कि अवैस लगारी साहब अवैस लगारी साहब बजट पेश करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप बजट पेश कर लेंगे कल? परवेज इलाही साहब के साथ बन जाएगी आप लोगों की कल? जी इंशाल्लाह जी
चले इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला खैर करेगा। बट मेन चीज़ यही है कि एक अवामी बजट पेश करेंगे जिस तरह यहाँ पे किया, जिस तर्ज का वफाक में किया है, और डेफिसिट्स को कम करते हुए साथ ही साथ अवाम के जो रिलीफ मेजर्स हैं उन पर भी फोकस होगा कि डेफिसिट भी कम हो, मगर जो आपके पूरेस्ट ऑफ द पुअर है और कमज़ोर तबकात हैं उनको फिर भी रिलीफ फराम किया जाए, और आपका बोथ ग्रोथ का, टारगेटेड सब्सिडीज का गरीबों के लिए, और फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब खसारे कम करने का जो एक अमल है वो अचीव किया जा सके। चले, आप अवामी बजट कह रहे हैं, बट हम तो यही सुन रहे थे IMF का बजट और IMF के लिए बजट, और अवाम को ज़हनी तौर पर इसी बात के लिए तैयार किया था। फरीद रईस साहबा, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू में, हम नुकात पे बहस कर सकते हैं जी वफाक के, आई विल बी हैप्पी टू। सर, बहस तो अपनी जगह है, लेकिन अवाम का नंबर से कुछ लेना देना नहीं होता कियानी साहब, माजरत के साथ, कि वो देखेंगे उनके घर के दरवाजे पे बिल क्या आ रहा है, तो उसकी हीट अभी आनी है हुकूमत तक। वो इट्स टू अर्ली, क्योंकि बजट में आपने बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की अभी वो चीजें उस तरह से मौजूद नहीं थी, तो ये तो जब अवाम तक ट्रांसलेट होगा तो फिर उसकी हीट यकीनी तौर पर पहुंचेगी। फरिया साहिबा, इस मुलाकात में इमरान खान साहब को लग रहा है कि ये हुकूमत ने जो बजट दिया है ये बस 1.5-2 महीने को है और उसके बाद इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जानना आपसे ये चाहूंगी कि आपने क्या जज किया या एनालाइज किया, ये तासुर उनका तज्जिया है, कोई सिग्नल है, कोई खबर है, ये यकीन की बुनियाद पर है, या बस एक सरसरी सी राय है बजट देखने के बाद? आयशा, ये सवाल बहुत दफा हुआ, मुख्तलिफ तरीकों से हुआ, और मेरे पास ऐसी कोई रीजन नहीं है कि मैं ये समझूं कि खान साहब के पास इस पर कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जिधर से आ सकती है उधर तो खान साहब ने अपने रास्ते बंद किए हुए हैं, और उनको उसमें कोई इतना ज्यादा लग भी नहीं रहा कि रास्ते बहाल होने का कोई इरादा है। इस पर कल भी जो बातें होती रही उससे यही तासुर मिला कि उनके जो मामलात हैं वो कोई इतने ठीक नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ जो इस हुकूमत से रास्ते हो सकते हैं उसको वो मानते ही बिल्कुल नहीं है, उसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। फरिया खतर कलामी की माजरत, लेकिन कुछ परवेज खटक साहब का नाम आ रहा था, कुछ चैनल्स ओपन हुए थे, बातचीत हो रही थी, और कुछ तो खबर ये भी थी कि दोनों तरफ को बुलाकर वहां पर उन्हें समझाया गया कि जो माशी मामला थे इनको आगे बढ़ने दें, और इंटरनेशनली ये गारंटी जाने दें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी मुआहिदा करेगी वो पूरा किया जाएगा, ABC कोई भी गवर्नमेंट हो। व्हाट यू विल से? जो बैकडोर रास्ते वो कभी भी बंद नहीं हुआ आयशा, वो खान साहब खुद से कहते हैं कि मैंने अपने रास्ते बंद कर दिए, लेकिन ये हम जानते हैं कि उनके कैबिनेट के फॉर्मर मेंबर्स हैं, कुछ लोग हैं जो ये रास्ते मुसलसल रखते हैं, और वो हर जगह पे होते हैं ये रास्ते, वो कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होते। मसला ट्रस्ट डेफिसिट का है, जो ट्रस्ट एक दफा, जैसे कल भी खान साहब ने ये बात की कि मुझसे वो कैसे नाराज हो सकते हैं, नाराजगी तो मेरी बनती है, जब उनसे एक सवाल हुआ। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, इस वक्त जो सबसे अहम बात है और जो बार बार कल पूछी भी गई है PTI के चेयरमैन से, कि जो भी मामलात हैं जो अपने वो खदशात का इजहार करे हैं या रिगिंग के खदशात का इजहार करे हैं, उसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जिसको वो रोक सके। एक तरीक़ाकार था, मसलन अगर पार्लियामेंट में आती PTI तो बहुत सारे मामलात में वो शामिल हो सकती थी। पार्लियामेंट के अंदर उनके इतने नंबर हैं कि वो टफ टाइम देते। मसलन कल भी जब सवाल हुआ तो खान साहब ने कहा कि अगर मुझे रिगिंग के थ्रू कर्टेल कर दिया जाता है 40-50 मेरी नशिस्तें अगर आती हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में, तो मैं जाके ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। अभी भी जो सवाल मुझसे करते हैं कि मैंने क्या गलत किया अपनी गवर्नमेंट के जमाने में, तो मुझसे गलती यही हुई कि जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो मुझे हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे दोबारा इलेक्शन करा देना चाहिए था। ये उन्होंने कल भी बात की है, बट इसमें कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए शिकायत बहुत है, यकीनन बड़ी शिद्दत से शिकायत है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी। ये वो दो अहम इदारे हैं जिनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने में एक बड़ा अहम किरदार होता है, हमेशा से रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर। उसके अलावा और मामलात हैं, नैब के हवाले से मायूसी का इजहार है। तो इस तमाम सेटअप में PTI की स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक सवाल यकीनन है। ये भी सवाल है कि अगर आपके खदशात दुरुस्त साबित होते हैं, मतलब हम जानते हैं PTI की सोशल मीडिया पर उनके अंदरूनी जो मेंबर्स हैं वहां पर ये शिकायत हो रही है इलेक्टोरल जहां जहां पर लोगों के रजिस्टर्ड है वोट, उसके हवाले से कि हमारे जगह तब्दील कर दी गई हैं, एक ही घर में 5-5, 6-6 लोगों के मुख्तलिफ बूथ बना दिए गए हैं। इन खदशात का भी इज़हार किया जा रहा है। ओवरसीज वोट जो अब है नहीं होंगे, EVM नहीं होगी, तो जो रिफॉर्म्स थे या जो जहां से उनको उम्मीद थी कि उनका इलेक्टोरल वोट है वो जो कर्टेल होता हुआ नजर आ रहा है।
होता बच्चों के हवाले से भी हमने ऐसी बातें सुनी है। फरिया साहिबा, आपकी गुफ्तगू बता रही है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है और इलेक्शन कमीशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, नैब है, हर जगह पर उनको तहफ्फुजात हैं, वो किसी से खुश है ना मुतमईन है, तो स्ट्रेटेजी क्या है? उन्होंने कुछ बताया कि हाउ ही विल कोप विद ऑल दीज थिंग्स अगर इलेक्शन हो जाए? फिर वही बात जो आप सवाल रख रही है, हम भी आजकल ये कर रहे हैं, अगर मनपसंद नतीजा नहीं तो क्या? तो स्ट्रेटेजी क्या है पीटीआई के पास आने वाले दिनों में? अभी कम से कम ज़िमनी इंतखाब तक खामोश है क्या? और फिर बहुत बड़ा सवाल इस पर पीटीआई के सामने ये होना चाहिए कि ये जो 20 नशिस्तें हैं, अगर इनके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करती पीटीआई तो बहुत ज्यादा उनका नैरेटिव कमजोर हो जाएगा। तो काफी मुश्किलात हैं इस वक्त पीटीआई के लिए आगे, और उसमें कैसे टैकल करना है, स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे वो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रही। जब सवाल किया गया था खान साहब से, दो बातें उनको लगती हैं। तो उनको लगता है कि पब्लिक मूड जो है वो बिल्कुल उनके फेवर में है, लोग रिगिंग नहीं होने देंगे, लोग कभी भी अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। दूसरा, उनको ये लगता है कि अगर उनकी नशिस्तें उतनी नहीं आती, क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती, तो वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है जनरल इलेक्शन के बाद। ये उन्हें क्लियरली कहा है। अब मैं मुसरत साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। ये ज़िमनी इंतखाब की फरिया साहिबा ने बात की और हमसे पीटीआई की स्ट्रेटेजी की भी बात कर रहे हैं, जैसे वो भी एक्सप्लेन कर रही हैं जो गुफ्तगू में कल उन्होंने जिस निकाला उससे। क्या ये तैयारी कर ली है पीटीआई ने कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने से बेहतर है कि कम अज़ कम ये अभी इंतजार किया जाए, हुकूमत सख्त फैसलों के नीचे आए, या ज़िमनी इंतखाब का नतीजा देखते हुए स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाया जाएगा? एक और इजाफा, क्या 20 लोग ज़िमनी इंतखाब के लिए आपकी तरफ से अनाउंस कर दिए गए हैं? कौन है? आयशा, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब देती हूँ। मैं तेज़ी से जो बिलाल साहब ने बात की, कियानी साहब ने, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि जो करप्शन है ना और जो चोरी, ये घिसा पिटा बयानियाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी मसाइल जो सारा पैनल डिस्कस कर रहे हैं वो इसी के साथ लिंक्ड है। ये बिल्कुल वही बात है जो हमजा ने जाके एक स्कूल के इवेंट के अंदर कहा था कि बच्चों करप्शन तो होती है और मियाँ खानदा भी है ते लांदा भी है। अवाम अब ये बयानियाँ सुनने को तैयार नहीं है। मकसूद चपड़ासी बेचारा, उसने किस तरह से 16 अरब रुपए ये अपनी बारी पे बता दे, फिगर्स बड़े अच्छे बता रहे थे। सिर्फ ये मुझे सादा सी बात बता दे कि आपका चपड़ासी क्या आपको 16 अरब रुपए दे सकता है, उसकी कोई लॉजिक है तो बता दे। फिर ये सिस्टम सारा प्रो करप्शन है, इन्हीं का प्लांटेड किया हुआ सिस्टम है। आप आयशा क्या मानने को तैयार हैं कि जो बैठे हुए हैं निजाम के अंदर, उनको ये नहीं पता कि सलमान शहबाज के अब्बा जी का नाम क्या है? इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट्स के जरिए से इन्होंने अपने केसेस लटकाए हुए हैं। अब मैं आती हूं आपके सवाल की तरफ। देखें, करप्शन, चोरी, लूट मार, आपके मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, उसके बाद अरबों की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, लोग इन सवालों के जवाब सॉलिड एविडेंस के साथ चाहते हैं। जहां तक आप हमारे ऊपर करप्शन चार्जेस लगाते हैं, देखें भाई, आपकी हुकूमत है पंजाब में भी, फेडरल में भी, प्लीज कम अप विद द सॉलिड एविडेंस। और जाके अब तो सारे इदारे आपके ताबे हैं, और सो कॉल्ड जिनको आप खलाई मखलूक कहते थे वो भी अब तो न्यूट्रल है। तो आप जाएं, सारे केसेस हमारे खिलाफ करप्शन के बनाएं, दहशतगर्दी के बहरहाल ना बनाएं। हम दहशतगर्द नहीं है। मैं दोबारा कहती हूं, मेरा नाम मुसरत जमशेद चीमा है, मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूं, मरते दम तक करती रहूंगी अपने मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए। हम निकले हैं, कॉज हमारा पाकिस्तान को बचाना है। आप हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करें, जो मर्जी करें, हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं। अब बात हम कर लेते हैं जो आप बात कर रही हैं। देखें, बिल्कुल हमारे जो पंजाब का जो डिविजनल एंड प्रोविंशियल हमारा जो इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने इन 20 सीटों के ऊपर जो डी सीट हुए हैं लोग, वहां पे हमने रिकमेंडेशंस दी हैं। अब फेडरल बोर्ड इसके ऊपर फाइनल डिसाइड करके तो हम इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन कमीशन के अंदर पेपर सबमिट करने से पहले हम अपने लोगों को टिकट्स एलोकेट कर देंगे। ठीक। दूसरी जो बात है ना आयशा, जो प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल जमात ने करना क्या होता है, मुझे ये बताएं। पूरी दुनिया के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, प्रोटेस्ट की एक्टिविटीज, और अगर किसी को ऑपोजिशन का तो काम ही ये कि उसको जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन रेज करना हो वो पुरअमन प्रोटेस्ट के तहत ही करती है। जैसे एक नन्ना मुन्ना मार्च आया था, आपको पता है, जिसमें कांपे टांगी थी इस्लामाबाद की, हमने तो नहीं रोका। मौलाना कितनी दफा निकला। एक बीबी यहाँ से सियासी यतीम निकली थी जो जाती उमरा से निकली, गुजरांवाला में जाके उनको बंदा ही ना मिला पैसे दे के भी कि उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्पीच सुने। हमने तो कभी रास्ते में रुकावटें नहीं डाली। लेकिन ये कौन सा खौफ था, ये कौन सा डर था कि जो इन्होंने शैलिंग वो की जो दहशतगर्दों पे की जाती है, दहशतगर्दी के पर्चे आज के दिन तक किए जा रहे हैं। मैं इन सब की इत्तला के लिए अर्ज करती चलूं कि हमने प्रोटेस्ट लाजमी करना है, हम लाजमी निकलेंगे, उसके लिए हम अपनी बेहतर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी लास्ट भी हमारी जब हमारी जो सारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी
इस्लामाबाद में, उसमें हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि ये एहतजाज करना हमारा बुनियादी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और किसी भी मुल्क के अंदर आप किसी भी तबके को, और हम तो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, वफाकी जमात है, हमें कोई कैसे रोक सकता है। हम खैर कोर्ट्स में भी गए हुए हैं, फर्दर हम अपनी मजीद बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, वो हम करते रहेंगे। क्योंकि इसके अलावा मुझे आप बताएं आयशा, सियासी जमात ने और करना क्या होता है जब तक सियासी जमातें एक काम कर सकती हैं कि अपनी जमातों में जमहूरियत को परवान चढ़ाएं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले फरिया साहिबा मैं आपको अदा करूंगी, आपने ज्वाइन किया और जो मसरत साहिबा सवाल उठा रही है, जमहूरियत तभी आप आवाम को दे सकते हैं अगर आपके घर में, आपकी जमातों में वो जमहूरियत है। ब्रेक के बाद कुछ और सवालात कि आखिर नून लीग के आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है, ये बजट आखिरी था या और देने का भी इम्कान, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बिलाल कियानी साहब, इमरान खान साहब को लगता है कि जैसा बजट दिया है ये हुकूमत जा रही है। खबर यह है कि मियां साहब ने भी अपनी जमात को कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन के लिए तैयारी करें। क्या नून लीग ने यही बात नजर में रख के बजट दिया है? क्या आपका आखिरी बजट है? जी आयशा साहिबा, अगेन मुशर्रत साहिबा ने कुछ बातें की थी, मुझे ज़रा एक दो इजाज़त दें, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ वेरी क्विकली। देखें, फिर से उन्होंने वही घिसी पीटी चोर डाकू वाली बातें, ये 4 साल आपने अपना शौक पूरा कर लिया है। मतलब कि सबको पता है कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म से ज़्यादा चेयरमैन नायब और चेयरमैन नायब से भी ज़्यादा शायद एक SHO या थानेदार बनने का शौक था। वो शौक उन्होंने पूरा किया है। जिस बंदे को घसीट के वो जेल में डाल सकते थे उन्होंने डाल दिया किसी बुनियाद के बगैर। वो केसेस की हकाइक भी और हकीकतें भी आपके सामने आ गई, वो बेलें भी सारी हो गई। उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर किस तरीके से शहजाद अकबर साहब जो इनको नज़र नहीं आते आज गायब हो गए, जो हम उस टाइम कहते थे कि जब ये हुकूमत से जाएंगे तो गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, ये सारी हकीकतें सबके सामने। दूसरी उन्होंने बात की लॉन्ग मार्च की और जमहूरी हक की, तो कह रही है हम आइंदा आएंगे। पिछली लॉन्ग मार्च हमने देख ली कि जब सुबह के 7 बजे इमरान खान साहब सुबह पहुंचे इस्लामाबाद, तो पीछे जब मुड़ के देखा तो शायद 15 या 20 गाड़ियां नहीं थी। इससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम आमतौर पर जलसा रैली करते हैं तो हमारे यूसी चेयरमैन जो है इससे ज़्यादा लोग साथ ले आते हैं, बिन बुलाए लोग उनके साथ आ जाते हैं। तो देखिए, अब अगर ये ऐसी बातें करती रहेंगी, चूंकि इनकी भी मजबूरी है, इनके पास ना पहले कोई मवाद था, 4 साल हुकूमत में होते भी उनकी बातें गैर जरूरी लग रही है, तो मेरे सवाल का जवाब देना, मैंने बड़ा अहम सवाल किया कि यानी साहब पार्लियामेंट से बात चलेंगे। जी अब मैं आपके सवाल जी नहीं, देखिए बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। बजट बिल्कुल पूरे अगले साल के लिए पेश किया गया और उसके अंदर 2 चीज़ें। मेन प्रायोरिटी थी कि जो हमारा इनिशियल क्राइसिस है, जो हमने अभी हालात को बेहतर करना है, जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन भी बड़ी ज़रूरी थी, वो हमने की है। खसारों को भी कम करना है, 5% ग्रोथ इसमें टारगेट की गई है, वो आप देखेंगी। इन्फ्लेशन को भी वापस कमी की तरफ इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल में लाया जाएगा। और बिल्कुल इसको इस तरीके से प्लान किया गया है इस बजट को कि इस साल आवाम को रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाए, मईशत का पहिया भी ना रुके मगर आपके खसारे भी कम हो, और पूरा साल इंशाल्लाह यह यानी साहब कतई कलामी की माजरत, आज के तमाम अखबारों की मेन बम्पर हेडलाइन ये है कि IMF नाराज है इस बजट पर। आयशा साहिबा, मुझे सर आप रिलीफ की बार बात कर रहे हैं, मैं उन हेडलाइंस की बात कर रही हूँ। खुद मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF नाराज है, ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं IMF नाराज है, तो क्या रिलीफ रिवर्स करेंगे फिर आप, मिनी बजट लाएंगे? वो मिसकंस्ट्रू हुआ, बिल्कुल मिसकंस्ट्रू की गई ये बात। देखिए, IMF को मुसलसल इस बजट मेकिंग प्रोसेस में उनके साथ एक इटरेटिव प्रोसेस रहा है, जिसके अंदर बार बार उनके साथ एक इंगेजमेंट रही है, ताकि वो चूँकि IMF के प्रोग्राम की हम एक नेगोशिएशंस में भी साथ साथ चल रही हैं, टेक्निकल लेवल पे, आपके फाइनेंस सेक्रेटरी लेवल पे होती हैं, वज़ीर ख़ज़ाना के लेवल पे कुछ डिस्कशंस होती हैं, उनको मुसलसल ऑन बोर्ड रखा गया है। जो मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे थे, वो बात ये कर रहे थे कि IMF की इंसिस्टेंस के बावजूद जो प्राइवेट इनकम टैक्स है, जो सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया है, वो IMF शायद नहीं चाह रही थी वो शर्त, उनको उस पर इंसिस्ट करके हमने फिर भी टैक्स रिडक्शन की है। जिस तरह कि आपने देखा कि जो शख्स पहले 50,000 रुपए से महाना कमाता था उस पर टैक्स नहीं होता था, उससे ऊपर वाले कमाने पर टैक्स होता था। अब हमने वो बढ़ा दिया कि लाख रुपए तक की जिसकी महाना तनख्वाह है उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरह के 1-2 मेजर्स के ऊपर यकीनन, और यही तरीका होता है कि आपने IMF के साथ भी जब बातचीत करनी होती है तो उनके साथ एक नेगोशिएशन होती है, उसके अंदर आपने गिव एंड टेक होती है। मकसद ये होता है कि IMF का प्रोग्राम भी रिवाइव हो, मगर हम एक पॉलिटिकल जमात हैं, ये कोalition गवर्नमेंट है, हमने अवामी जो तरजीहात हैं उसके लिए फाइट भी करना है। और ये वो सिर्फ इस हद तक ये बात थी, बिल्कुल IMF के साथ नाराजगी उस तरह की नहीं है। एक डिस्कशंस चल रही हैं, मिफ्ता साहब स्प्रिंग मीटिंग्स में भी आपने देखा, IMF वर्ल्ड बैंक मीटिंग्स पे भी गए थे, वापस भी आए और एक कांस्टेंट एंगेजमेंट उनके साथ है। मोस्टली बजट जो है वो उसमें
एज आई अंडरस्टैंड, और खास तौर पे जो बजट के जो बॉटम लाइन नंबर्स हैं उसके ऊपर एक इत्तेफाक है। एक दो मेजर्स के ऊपर जो पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है वो भी इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आप देखेंगे रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये बजट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ नए रिफॉर्म्स अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को टैक्स करके उन लोगों और मजीद रिटेलर्स को टैक्स नेट पिलाया जा रहा है। और इसमें यह चीज रखी गई है कि ग्राउंड सेटिंग की जाए लार्जर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए। जो हमारी मईशत के कुछ शॉर्ट टर्म मसाइल हैं वो भी हमने एड्रेस करने हैं, और जो लॉन्ग टर्म मसाइल हैं, स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, उनको भी एड्रेस करने की तरफ काम शुरू किया जाए। ये बजट इन सब चीजों को मद्देनजर रख के बनाया गया। दुरुस्त, ये मुश्किल और गैर मकबूल फैसले हो रहे हैं, जाहिर बात है पॉलिटिकल कैपिटल भी इफेक्ट होगा, ज़िमनी इंतखाब भी आना है। आपको जनरल इलेक्शन नहीं लगता, पीटीआई को लगता है, तो आखिर में इलेक्शन के इम्कान पर आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। मसरत साहिबा, पहले आप, इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट अभी हमने प्रोग्राम के आगाज में चलाया भी, वो बात कर रहे हैं कि ये उनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन, मतलब है हुकूमत को इस वक्त की कह रहे हैं, जीतने के लिए धांधली कर रहे हैं। कोई आप लोगों के पास फैक्ट्स मौजूद हैं प्री पोल रिगिंग के, कोई ऐसे शवाहिद जो बार बार अगर आप लोग बातचीत में कह रहे हैं तो आप उनको कोई प्रेजेंट भी कर सकें, और इम्कानात क्या हैं ज़िमनी इंतखाब के लिए आप लोगों को नजर आ रहे हैं? जी देखें आयशा, ये तो पूरे 22 करोड़ अवाम, आप अपने सराउंडिंग्स में जिससे भी पूछेंगी, इन्होंने स्पेशली टारगेट किया है जो पॉश एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा टारगेट किया है। वहां के जो लोगों के ना एड्रेस चेंज हुए, उनका परमानेंट एंड आर्जी एड्रेस वही है, लेकिन वहां पे इन्होंने डिस्पर्स कर दिए हैं। एक ही फैमिली के जो लोग हैं, जो एक ही छत तले रहते हैं, किसी का पोलिंग स्टेशन कोई है तो किसी का कोई है। और देखें, जो हम हर आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं हर इलेक्शन के बाद कि इनका जो है ना जी वोटर लिस्ट है टोटल कचरा है। मैं क्यों कचरा इसको कहती हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारे माशाल्लाह से मुर्दा हजरात हैं वो बिल्कुल भुट्टो साहब की तरह जिंदा है, और उनका टर्नआउट भी 100% रहता है। और ये इसके शवाहिद भी हमने दिए, और इसकी हमने बेशुमार दफा इसको, इसीलिए इलेक्शन रिफॉर्म्स की ये बात नहीं करते, इसीलिए ये ईवीएम मशीन से भागते हैं, इसीलिए ये लोग इन चीजों के ऊपर नहीं आते साथ सबसे पहला क्या किया आपने, इसका मतलब है आप पौने 4 साल नाकाम रहे हैं कि आप रिकॉर्ड जलाने की अपडेट नहीं करा सके, और जबकि इलेक्शन कमीशन भी आपने लगाया, जो भी हमने लेजिस्लेशन की थी फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की, उसको इन्होंने रिवर्स मार दिया है। हेलो मुसरत साहिबा, आवाज आ रही है? मुसरत साहिबा जी, आवाज मेरी मुझे वापस सुनाई दे रही है, एको है बहुत ज्यादा। अभी बेहतर है? मैं सवाल रखूं? मुसरत साहिबा, आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है जी, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा मुसरत साहिबा, सिर्फ एक वन पॉइंट आपने वोटर लिस्टों की बात की, सिर्फ इसको कमेंट कर दें कि पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही, और ये इशू आप पहले भी उठाते रहे, आप लोग पहली बार बात नहीं कर रहे, आप इससे पिछली हुकूमत में भी, जब आपकी हुकूमत ने भी बात कर रहे थे, पौने 4 साल में आप ये इस एक इशू को फिक्स नहीं कर सके, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी और ख्वाहिश से आपने लगाया, नाकाम हुए आप इस पूरे मामले पे। नहीं, हमारी मर्जी, अर्ज सुने जी, ना हमारी मर्जी थी ना ख्वाहिश थी। यही वजह है कि आज हम चीख के कह रहे हैं कि जो इस वक्त जितना भी इलेक्शन कमीशन का अमला है, जो जिस शख्स के ताबे है और नीचे तक, मेरी अर्ज सुने, वो सारे के सारे मैं इसको क्या कहूं आयशा, अगर आप अपने घर में रह रही हैं, मैं अपने घर में रह रही हूं, हमारे वोट पता नहीं कहां के कहां फेंक दिए गए, इसको आप जो भी डेफिनेशन देना चाहे दें, बट इट्स अ रियलिटी। पूरी 22 करोड़ आवाम इस वक्त चीखे मार रही है वोटर लिस्टों में। आज के दिन तक आप मुझे ये बताएं, अब तो इतना जदीद जमाना आ गया है, अगर ये नादरा की हेल्प ले ले, और इस पर हम 12 कहते रहे, यही वजह हुई कि फिर हमारे तहफ्फुजात हुए इनके इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि इनके बारे में कौम को हम 12 आगाह करते रहे। आप हमारी किसी भी चाहिए। मैं एक लास्ट कमेंट, बिल्कुल कियानी साहब, मुख्तसरन, पंजाब असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन से आप लोगों की हुकूमत क्या तवक्को रख रही है? जाहिर बात है जो फैसले लिए गए हैं, पॉलिटिकल कैपिटल, इस महंगाई की वजह से आपका इम्पैक्ट तो आएगा उसको। नहीं, देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जिस तरह पहले बाई इलेक्शंस के अंदर पिछले चंद सालों में 2018 के बाद जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपने देखा है जो परफॉर्मेंस रही है वो वही यहाँ पे रहेगी इंशाल्लाह। पहले भी हम हर जगह बरतरी हासिल करते रहे और जीतते रहे, और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आवाम बिल्कुल अब इनसे तंग है। शेख रशीद साहब ने खुद कहा था ये तो शुक्र है हमारी हुकूमत चली गई, वरना ये महंगाई से हम तो किसी हालत में ही नहीं थे। तो वो हालत आवाम को भी याद है, और आप बेफिक्र रहें और इंशाल्लाह आवाम को एतमाद है कि पहले भी मुश्किल हालात एड्रेस कर लें आप किसी तरह। नहीं, आई एम श्योर, देखिए इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और आई एम श्योर वो जिम्मेदाराना तरीके से जो भी सवालात, जो भी खदशात होंगे दोनों साइडों से वो एड्रेस करेगी। और यकीनन मैं इस बात में बतौर एक सियासी जमात का कारकुन होने के नाते ये समझता हूँ कि यकीनन हर शख्स को
वोट करने का हक है। और कोई भी अगर वोटर लिस्टों में किसी भी साइड से, पीटीआई की साइड से, पीएमएलएन की साइड से कोई भी ऐसे खदशात होंगे लोकल सतह पे, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमत से बिलाल कियानी साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बिलाल कियानी साहब, फरिया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।